क्लास 9th बी के बच्चे ध्यान देंगे। आज हम लोग इतिहास में पाठ 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति पाठ का अध्ययन करेंगे। यूरोप में सभी लोग आमूल समाज परिवर्तन के पक्ष में नहीं थे। इस सवाल पर सबकी अलग अलग मत थी, राय थी। बहुत से लोग बदलाव के लिए तैयार थे, बदलाव के पक्ष में थे, लेकिन वह चाहते थे कि अब बदलाव एकाएक न हो, धीरे धीरे हो। एक पक्ष मानता था कि समाज का आमूल पुनर्गठन जरूरी है, तो कुछ उसमें रूढ़िवादी थे, वो रूढ़िवादी थे, तो कुछ उदारवादी या आमूल परिवर्तन वादी या जिसको रेडिकल्स समाधानों के पक्ष में थे। उस समय के संदर्भ में इन शब्दों का क्या मतलब था, राजनीति की इन धाराओं में क्या फर्क थे, तो आइए देखें। उदारवादी, रेडिकल और रूढ़िवादी। तो समाज परिवर्तन के समर्थकों में एक समूह जो था वो उदारवादियों का था। उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। शायद आप लोग जानते हैं कि यूरोप के देशों में प्रायः किसी एक धर्म को ही महत्व दिया जाता था। उदारवादी समूह वंश आधारित शासकों की अनियंत्रित सत्ता के विरोधी थे, पक्षधर नहीं थे। वे सरकार के समक्ष व्यक्ति मात्र के अधिकारों की रक्षा के पक्ष में थे। उनका ये विचार था कि सरकार को किसी के अधिकारों का हनन करने या उन्हें छीनने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। यह समूह प्रतिनिधित्व पर आधारित एक ऐसी निर्वाचित सरकार के पक्ष में था जो शासकों और अफसरों के प्रभाव से मुक्त और सुप्रशिक्षित न्यायपालिका द्वारा स्थापित किए गए कानूनों के अनुसार शासन कार्य चलाए। पर यह समूह लोकतंत्रवादी नहीं था। ये लोग सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार यानी सभी नागरिकों को वोट का अधिकार देने के पक्ष में नहीं थे। उनका मानना था कि वोट का अधिकार केवल संपत्तिधारियों को ही मिलना चाहिए। लेकिन इसके विपरीत रेडिकल समूह के लोग ऐसी सरकार के पक्ष में थे जो देश की आबादी के बहुमत के समर्थन पर आधारित हो। इनमें से बहुत सारे लोग महिला मताधिकार आंदोलन के भी पक्ष में थे, समर्थक थे। उदारवादियों के विपरीत ये लोग बड़े जमींदारों और संपन्न उद्यमियों को प्राप्त किसी भी तरह के विशेषाधिकारों के खिलाफ थे। वे निजी संपत्ति के विरोधी नहीं थे, लेकिन केवल कुछ लोगों के पास संपत्ति के संकेंद्रण का विरोध जरूर करते थे, अवश्य करते थे। तो रूढ़िवादी तबका रेडिकल और उदारवादी दोनों खिलाफ था।
लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद तो रूढ़िवादी भी बदलाव की जरूरत को अब अपनाने लगा, स्वीकार करने लगा। पुराने समय में यानी 18वीं शताब्दी में रूढ़िवादी आमतौर पर परिवर्तन के विचारों का विरोध करते थे, लेकिन 19वीं शताब्दी तक आते आते वे भी यह मानने लगे कि कुछ परिवर्तन जो है बहुत जरूरी हो गया है। फ्रांसीसी क्रांति के बाद हुई राजनीतिक उथल पुथल के दौरान राजनीतिक परिवर्तन पर केंद्रित विविध विचारों के बीच बहुत से टकराव उत्पन्न हुए। 19वीं सदी में क्रांति और राष्ट्रीय नियंत्रण की विभिन्न कोशिशों ने इन सभी राजनीतिक धाराओं की सीमाओं पर संभावनाओं को स्पष्ट कर दिया। औद्योगिक समाज और सामाजिक परिवर्तन, ये सामाजिक रुझान एक नए युग का द्योतक था। यह दौर गहन सामाजिक एवं आर्थिक बदलावों का था। यह ऐसा समय था जब नए शहर बस रहे थे, नए नए औद्योगिक क्षेत्र विकसित हो रहे थे, रेलवे काफी विस्तार हो चुका था। औद्योगिकरण ने औरतों, आदमियों और बच्चों को सबको कारखानों में काम करने के लिए ला दिया। काम के घंटे यानी पाली बहुत बड़ी होती थी, लंबी होती थी, और मजदूरी उसके बदले बहुत कम मिलता था। बेरोजगारी आम समस्या हो गई थी। औद्योगिक वस्तुओं की मांग में गिरावट आ गई। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे, निजी स्वामित्व में थे, निजी थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादियों के पास भी काफी संपत्ति थी और उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी, इसलिए वे चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज्यादा से ज्यादा बढ़ावा दिया जाए। यूरोप में 1815 में जिस तरह की सरकारें बनी, उनसे छुटकारा पाने के लिए कुछ राष्ट्रवादी, उदारवादी और रेडिकल आंदोलनकारी क्रांति के पक्ष में थे। फ्रांस, इटली, जर्मनी और रूस में ऐसे लोग क्रांतिकारी हो गए और राजाओं को तख्ता पलट का प्रयास करने लगे। राष्ट्रवादी कार्यकर्ता क्रांति के जरिए ऐसे राष्ट्रों का निर्माण करना चाहते थे जिनमें सभी नागरिकों को समान अधिकार प्राप्त हो। 1815 ईस्वी के बाद इटली के राष्ट्रवादी गिसेप्पे मेजिनी ने यही लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मिलकर राजा के खिलाफ साजिश रची थी। अब उसके बाद यूरोप में समाजवाद का आरंभ होने लगा। समाज के पुनर्गठन की संभवतः सबसे दूरगामी दृष्टि प्रदान करने वाली विचारधारा समाजवाद ही थी। समाजवादी निजी संपत्ति के विरोधी थे, यानी वे संपत्ति पर निजी स्वामित्व को सही नहीं मानते थे। उनका विचार था कि संपत्ति के निजी स्वामित्व की व्यवस्था ही सारी समस्याओं का मूल जड़ है। वे ऐसा क्यों मानते थे? तो उनका विचार था कि बहुत सारे लोगों के पास संपत्ति तो है जिसमें दूसरों को रोजगार भी मिलता है, लेकिन समस्या यह है कि संपत्तिधारी व्यक्ति को सिर्फ अपने फायदे से ही मतलब रहता है। वह उनके बारे में नहीं सोचते जो उनकी संपत्ति को उत्पादनशील बनाते हैं। तो समाजवादियों के पास भविष्य की एक बिल्कुल भिन्न दृष्टि थी। कुछ समाजवादियों को कोऑपरेटिव यानी सामूहिक उद्यम के विचार में अब दिलचस्पी आ गई। इंग्लैंड के जाने माने उद्योगपति रॉबर्ट ओवेन 1771 से 1858 ने इंडियाना
अमेरिका में नया समन्वय के नाम से एक नए तरह के समुदाय की रचना का प्रयास किया। कुछ समाजवादी यह मानते थे कि केवल व्यक्तिगत पहलकदमी से बहुत बड़े सामूहिक खेत नहीं बनाए जा सकते। कार्ल मार्क्स, जिसको समाजवाद का जनक, कार्ल मार्क्स जो समाजवाद का जनक था, 1818 से 1882 और फ्रेडरिक एंगेल्स 1820 से 1895 ने इस दिशा में कई नए तर्क ला दिए, नए तर्क पेश कर दिए। मार्क्स का यह विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज हैं। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का अधिकार है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। तो मार्क्स का यह निष्कर्ष था कि जब तक निजी पूंजीपति इस तरफ मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में कभी सुधार नहीं होगा। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ कर फेंकना होगा। कार्ल मार्क्स का विचार था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त करने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पूरे समाज के नियंत्रण में रहे। और उन्होंने भविष्य में इस समाज को साम्यवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। उनका विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों के ही होगी। समाजवाद के लिए अब समर्थन की जरूरत थी। 1870 का दशक आते आते समाजवादी धारा, समाजवादी विचार अब पूरे यूरोप में फैल गए। अपने प्रयासों के समन्वय लाने के लिए समाजवादियों ने द्वितीय इंटरनेशनल के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था भी बनाया। इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूरों ने अपनी जीवन और कार्य स्थिति में सुधार लाने के लिए अब संगठन बनाना शुरू कर दिया। उन्नीस 1905 तक ब्रिटेन के समाजवादियों और ट्रेड यूनियन आंदोलनकारियों ने लेबर पार्टी के नाम से अपनी एक अलग पार्टी बना ली। फ्रांस में भी सोशलिस्ट पार्टी के नाम से भी एक अलग पार्टी बना। लेकिन 1914 तक यूरोप में समाजवादी कहीं भी सरकार बनाने में कामयाब नहीं हो पाए। संसदीय राजनीति में उनके प्रतिनिधि बड़ी संख्या में जीतते रहे। उन्होंने कानून बनाने में भी अहम भूमिका निभाई। उसके बाद बच्चों 1789 ईस्वी में हम लोग पिछले पाठ में फ्रांस की क्रांति के बारे में अध्ययन किए और उसके बाद 1917 ईस्वी में, याद रखना 1917 ईस्वी में रूस की क्रांति हुई। तो यूरोप में सबसे पिछड़े औद्योगिक देश में से एक रूस ने यह समीकरण उलट गया। 1917 की अक्टूबर की क्रांति के जरिए रूस की सत्ता पर समाजवादियों ने अपना अधिकार कर लिया और फरवरी 1917 में राजशाही के पतन यानी जो निरंकुश शासक था उसका अंत हो गया। अक्टूबर की घटनाओं को ही अक्टूबर क्रांति कहा जाता है। 1914 में रूस और उसके पूरे साम्राज्य पर वहां का राजा यानी रूस के राजा को जार कहा जाता था। जिस समय रूस की क्रांति हुई उस समय वहां का राजा जार निकोलस द्वितीय था। याद रखना बच्चा,
कि रूस की जब क्रांति हुई उस समय वहां का राजा जार निकोलस द्वितीय था, उसी का शासन था। मॉस्को के आसपास पड़ने वाले भू क्षेत्र के अलावा आज का फिनलैंड, लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया, पोलैंड, यूक्रेन के कुछ हिस्से रूसी साम्राज्य के ही अंग थे। यह साम्राज्य प्रशांत महासागर तक फैला हुआ था और आज के मध्य एशियाई राज्यों के साथ साथ जॉर्जिया, आर्मेनिया में भी इस साम्राज्य के अंतर्गत आते थे। उसके बाद अब वहां अर्थव्यवस्था और समाज में क्या बदलाव था, तो 20वीं शताब्दी की शुरुआत में रूस की आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा खेती बाड़ी से जुड़ा हुआ था। रूसी साम्राज्य के लगभग 85% जनता जो है, 85% लोग जो हैं आजीविका के लिए खेती पर भी अपना निर्भर रहते थे। यूरोप के किसी भी देश में खेती पर आश्रित जनता का प्रतिशत इतनी नहीं था। उदाहरण के तौर पर फ्रांस और जर्मनी में खेती पर निर्भर आबादी 40 से 50% से ज्यादा नहीं थी। उद्योग बहुत कम थे। सेंट पीटर्सबर्ग और मॉस्को प्रमुख औद्योगिक इलाके थे। हालांकि ज्यादातर उत्पादन कारीगर ही करते थे, लेकिन कारीगरों की वर्कशॉप के साथ साथ बड़े बड़े कल कारखाने भी मौजूद थे। बहुत सारे कारखाने 1890 के दशक में शुरू हुए थे। सन 1900 तक कुछ इलाकों में तो कारीगरों और कारखान मजदूरों की संख्या जो है धीरे धीरे अब बराबर हो गई। सामाजिक स्तर पर मजदूर बटे हुए थे। कुछ मजदूर अपने मूल गांवों के साथ अभी भी गहरे संबंध बनाए हुए थे। बहुत सारे मजदूर अस्थायी रूप से शहरों में भी बस चुके थे। उनके बीच योग्यता और दक्षता के आधार पर भी काफी फर्क था। उसके बाद रूस में समाजवाद का जन्म होने लगा। 1914 से पहले रूस में सभी राजनीतिक पार्टियां गैर कानूनी थी। कार्ल मार्क्स के विचारों को मानने वाले समाजवादियों ने 1898 ईस्वी में, याद रखना बच्चों, रशियन सोशल डेमोक्रेटिक वर्क्स पार्टी यानी रूसी सामाजिक लोकतांत्रिक श्रमिक पार्टी का गठन किया था। सरकारी आतंक कारण इस पार्टी को गैर कानूनी संगठन के रूप में काम करना पड़ता था। इस पार्टी का एक अखबार निकलता था। उनसे मजदूरों को संगठित किया था और हड़ताल आदि कार्यक्रम आयोजित किए थे। कुछ रूसी समाजवादियों को लगता था कि रूसी किसान जिस तरह समय समय पर जमीन बांटते हैं, उनसे यह पता चलता है कि वह स्वाभाविक रूप से समाजवादी भावना वाले ही लोग हैं। सामाजिक लोकतंत्रवादी खेमा समाजवादी क्रांतिकारियों से सहमत नहीं था, लेकिन लेनिन का मानना था कि किसानों में एकजुटता नहीं है, वे बटे हुए हैं। कुछ किसान गरीब थे तो कुछ अमीर, कुछ मजदूरी करते थे। सांगठनिक रणनीति के सवाल पर पार्टी में बहुत मतभेद थे। व्लादिमीर लेनिन सोचते थे कि जार यानी राजा शासित रूस जैसे दमनकारी समाज में पार्टी अत्यंत अनुशासित होनी चाहिए।